Hello, good morning, students. Today we are going to do a chapter from our English textbook Beehive. Chapter 4, A Truly Beautiful Mind. ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की, एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिसे शुरुआत में हर किसी ने नकारा था। यहाँ तक का आइंस्टाइन की अपनी खुद की मम्मी, अपनी खुद की माँ को लगा कि ये बहुत ही विचित्र बच्चा है उसका, क्योंकि आइंस्टाइन का सर उसके धड़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। तो आइंस्टाइन की मम्मी को लग रहा है ये कोई फ्रीक है, एक फ्रीक बच्चा है। आइंस्टाइन के दोस्त भी उसे ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, क्योंकि उसे पता नहीं था अपने दोस्तों के साथ करना क्या है, कैसा खेलना है। आइंस्टाइन जब बातें करते थे तो हर सेंटेंस को, हर शब्द को दो दो बार दोहराते थे। किसी को कुछ शब्द को कहने से पहले उनकी ज़बान एक ही शब्द को दोबारा ऐसा करके दो दो बार एक शब्द को दोहराती थी। आइंस्टाइन को मैकेनिकल खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। ऐसा कहा गया है आइंस्टाइन के बारे में कि एक बार जब उसकी बहन बहुत छोटी थी, यानी जब उसकी बहन को पहली बार उनकी पैदा होने के बाद घर लाया गया था, तो आइंस्टाइन बोला ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके चक्के कहाँ हैं। आइंस्टाइन को लगा कि उसकी बहन एक गुड़िया है जो चक्कों पर चलती है। ऐसा नहीं कि आइंस्टाइन बुद्धू थे, वह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थे और अपनी जिज्ञासा के वजह से कई बार अपने म्यूनिच वाले स्कूल में वह अपने टीचर के साथ भिड़ जाते थे, सवाल जवाब कर देते थे। टीचर को ये बात पसंद नहीं आती थी। आइंस्टाइन 15 साल की उम्र में म्यूनिच वाला स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सवाल नहीं पूछा जा सकता। आइंस्टाइन के मन में बहुत सवाल आया करते थे। आइए इस कहानी को हम पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में आखिर लिखा क्या है आइंस्टाइन के बारे में। अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। बिफोर यू रीड, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in a quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos. Cosmos means universe. And transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still rules. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. तो एक साधारण बालक की तरह, एक साधारण शिशु की तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जन्म हुआ। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि आसमान में सितारे चमकने लगे थे, या जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तो कुछ अनोखा कुछ हो गया जो ये संकेत दे कि ये एक बहुत ही बुद्धिमान बालक है, जग में अपना नाम कमाने वाला बालक। ऐसा कोई संकेत नहीं था। उल्टा तो ऐसा लगा उसकी मम्मी को कि ये बहुत ही विचित्र बालक है, क्योंकि उसका जो सर था काफ़ी बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन स्टिल wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. तो आइंस्टाइन को बातें करने में भी काफ़ी देरी हुई। बच्चे 1 साल होने से पहले ही मम्मा पापा ऐसा बोल देते हैं
एक एक दो दो वर्ड वाले बातें करते हैं, माँ, मम्मा, मामा, पापा, ऐसा करके एक एक वर्ड, दो दो वर्ड बोलना सीख जाते हैं। लेकिन आइंस्टाइन 2.5 साल की उम्र में बोलना सीखे, और जब वो बोलना सीखे भी तो हर एक शब्द को वो दोबारा दो दो बार दोहराते थे। और तो और उनके जो दोस्त थे उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि आइंस्टाइन उनके साथ से ठीक से नहीं खेला करते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। Looking at his newborn sister, Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. तो देखो किस प्रकार से एक स्कूल के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन को देखकर उसके पिताजी को बुलाया कि देखो आपका बेटा जो है कुछ कर नहीं पाएगा, वो कौन सा प्रोफेशन लेगा उससे कोई मतलब ही नहीं आता, क्योंकि जो भी वो करेगा उसमें वो कोई महारत हासिल नहीं करेगा। कितने गलत थे वो। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skills throughout his life. आइंस्टाइन वायलिन बजाना क्यों सीखे थे? क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि वो वायलिन सीखे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने मम्मी ने वायलिन सीखना है तो बस उतना ही, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया। वो आगे चल के एक एमेचर वायलिनिस्ट बने, अच्छा खासा वायलिन बजाना सीखे थे। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ऐसा नहीं कि वो एक बहुत ही खराब विद्यार्थी थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मनिच वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months old and scored good marks in almost every subject. हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन के अच्छे मार्क्स आया करते थे। आइंस्टाइन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. Regimentation का मतलब ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट था कि इस समय पे आना ही है, आपके शूज़ पॉलिश होना है, सॉक्स नीट एंड टाइडी होना है, नाखून कटे होना चाहिए, आप किसी से बातें नहीं करोगे, कॉरिडोर में लेफ़्ट साइड से मूव करोगे। बहुत ही स्ट्रिक्ट रेजिमेंट था स्कूल का। आइंस्टाइन को ये रेजिमेंट पसंद नहीं था। वो एक खुले ख्याल के इंसान थे और आज़ादी से घूमना चाहते हैं। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Left the school for good means हमेशा के लिए वह स्कूल उन्होंने छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan. 1 साल पहले ही एल्बर्ट के पेरेंट्स जो है वो मिलान में शिफ्ट हुए थे। And left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो काफ़ी कन्विंस करने के बाद अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, एल्बर्ट स्विट्ज़रलैंड गए पढ़ाई करने के लिए। स्विट्ज़रलैंड में उस वक़्त जर्मनी बोली जाती थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Walrus is a sea creature, water creature, और उसकी जो मूछें होती है सामने से, वॉलरस की काफ़ी लंबे लंबे बाल होते हैं उनके अपर लिप्स पर। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के वैसे जो मुच्छे है ना, उसको वॉलरस मुस्टैच बताते हैं। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मुच्छों की स्टाइल है उसे वॉलरस मुस्टैच कहते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मेलिवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक लड़की क्लास में
क्लासमेट जो है मेलिवा नाम की लड़की है उसको बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान थी, बहुत बुद्धिजीव थी। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो मेलिवा यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करने क्यों आई? क्योंकि ये ऐसी एक जगह थी, ऐसा एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर लड़कियों को डिग्री एजुकेशन प्राप्त होती थी। दिस यंग सर्ब, तो मेलिवा कहाँ से थी? सर्ब से थी, सर्बेरिया, वहाँ से थी। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines. तो फिलिस्टाइंस यहाँ पर एक टर्म की तरह यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं कि ये फिलिस्टाइंस किसी के बारे में कोई एक रिलीजन के बारे में है या एक देश के बारे में। फिलिस्टाइंस का मतलब होता है अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। हाँ, तो जिसे आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर पसंद नहीं था उसे फिलिस्टाइंस कहते हैं। तो आइंस्टाइन और मेलिवा दोनों को आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक पसंद था। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन ally friend against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Constantly at odds मतलब जिसके साथ उसकी नहीं बनती थी, हर वक्त नहीं बनती थी। The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." आइंस्टाइन और मेलिवा के जो प्रेम पत्र हैं आज भी म्यूज़ियम में रखे गए हैं। इन पत्रों के अनुसार इनके जो लेटर्स थे वो लव लेटर्स होने के बावजूद इसमें साइंस की भाषा, साइंस की बोली में ये एक दूसरे से संपर्क करते थे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invitations, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो 1900 में, 1900 में वो जब केवल 21 साल के थे, आइंस्टाइन ग्रेजुएट हो चुके थे लेकिन उनके पास नौकरी नहीं थी। फिर उन्हें एक असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिली जहाँ पर वो प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे 1902 में। और फिर 1902 वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट बर्न में एक एक्सपर्ट बनकर उस ऑफिस में काम करते थे। यहाँ पर उनका काम क्या था? दूसरे के लोग को जांचना, परखना और उनके इन्वेंशंस की ये करना, क्या बोलते हैं इसको, जांच करना। तो आइंस्टाइन एक्चुअली क्या कर रहे थे? यहाँ पर बैठे बैठे वह अपना खुद का भी शोध कर रहे थे, खुद का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और मजाकिया तौर पे वो अपने जो टेबल था, जो डेस्क था, उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स इस नाम से उसको बुलाया करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relatively to the other. From this follow the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. Energy is equal to mc square. If this mathematical equation, E stands for energy, m stands for mass, and c for the speed of the light in a vacuum, about 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो
थियोरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इसके अनुसार क्या है कि डिस्टेंस और टाइम ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि अगर हम एक दो घड़ी लेते हैं, परफेक्टली एक्यूरेट घड़ियाँ लेते हैं और दोनों घड़ी में एक्यूरेट टाइम दिखाया जाता है, और यदि इस घड़ी को हम वर्ल्ड का दौरा कराते हैं, एक को बहुत जल्दी एक काफ़ी स्पीड से घड़ी को वर्ल्ड का दौरा कराते हैं और एक को नॉर्मल स्पीड से वर्ल्ड का दौरा कराते हैं, तो जब ये वापस एक जगह पर जब मिलते हैं तो दोनों का जो समय है वो एक जैसा नहीं होगा, दोनों में एक जैसा समय नहीं दिखाया जाएगा। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. तो ये रिलेटिविटी का एक बहुत ही फ़नी फार्मूला दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वो कहते हैं कि अगर आप एक बहुत ही सुंदर लड़की से जिसे आप पसंद करते हो, या आप एक किसी बहुत हैंडसम लड़के के साथ बैठते हैं जिसे आप पसंद करते हो, तो 2 मिनट 2 घंटे भी लगता है कि बस 2 ही मिनट हुए यार, और हमें समय मिलना चाहिए बैठने का। और अगर आप 2 मिनट जलती आग के ऊपर बैठ जाते हो तो ऐसा लगता है बाप रे, हम 2 घंटे से इस पे स्टोव के ऊपर बैठे हैं। जहाँ पर आपको तकलीफ़ होती है, कहने का मतलब ये है, जहाँ पर आपको तकलीफ़ होती है लगता है समय बहुत धीरे बीत रहा है, और जहाँ पर आपको बहुत आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, लगता है समय बहुत जल्दी बीत गया है। इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. "She's a book like you," his mother said. Einstein put the wedding off. आइंस्टाइन मिलेवा से तुरंत ही अपने ग्रेजुएशन के बाद उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आइंस्टाइन की मम्मी इस शादी के खिलाफ थे। क्यों शादी के खिलाफ थे? क्योंकि मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल उम्र में बड़ी थी, तो आइंस्टाइन की मम्मी को लगता था कि ये बहुत बड़ी है उससे। और दूसरी बात, मिलेवा भी आइंस्टाइन की तरह एक पढ़ाकू लड़की थी, एक पढ़ाकू बच्ची थी। तो आइंस्टाइन की मम्मी को लगा ये तो एक चलती फिरती किताब है, तुम्हारी तरह घर में 2-2 किताब क्या करेंगे, जिसकी वजह से बेचारे आइंस्टाइन ने अपनी मम्मी की बात रखी है और उन्होंने मिलेवा के साथ में शादी टाल दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons, but after a few years the marriage faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. तो इनकी शादी हुई ज़रूर। 1903 में आइंस्टाइन ने मिलेवा से शादी किया, मिलेवा के साथ इसे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इनकी विवाहित ज़िंदगी में उथल पुथल होना चालू हो गए। मिलेवा जो घर गृहस्थी में जुट गई थी, वो अपना जो कौशल्य था, बुद्धि कौशल्य था, उसका जो दिमाग की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे खोने लगी थी। उसे लग रहा था कि घर गृहस्थी में वो विलीन होते जा रही है, और वो और आइंस्टाइन के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। फिर 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया, और उसी साल उसने अपने एक कज़न सिस्टर, उसका नाम एल्सा है, एल्सा के साथ में उसने शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein has correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field.
द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो आइंस्टाइन की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंजेस आए इसके बाद। 1915 में उन्हें जब एक पेपर पब्लिश किया था, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये एक ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक इंटरप्रिटेशन था। इसका अनुमान था कि हर एक हेवनली बॉडीज़ में, जैसा धरती में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ, जो जो अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे हर एक हेवनली बॉडीज़ में एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। सन हो, स्टार्स हो, कोई भी प्लैनेट्स हो, हर इसमें एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। और जब 1919 में जब ये इक्लिप्स आया, ग्रहण लगा, तो आइंस्टाइन ने पहले से ही बताया था किस प्रकार से जो स्टार्स की जो लाइट है वो सन की तरफ बेंट होंगे, किस प्रकार से वो मुड़ेंगे इस फिनोमेना की वजह से, और वैसा ही हुआ। तो न्यूज़पेपर में इनके बारे में काफ़ी लेख छपे थे कि आइंस्टाइन एक जीनियस है और किस प्रकार से उसने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन किया है, डिस्कवरी की है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid that the Nazis could build and use an atomic bomb. So the Germans were the first to discover the use of atomic energy. यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन करके उन्होंने ये प्रूव कर लिया था कि वो एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन की तरह यहाँ से बहुत सारे जो लोग थे, जब नाजी पावर यहाँ पर आया, जब हिटलर पावर में आए और उनका जो अत्याचार चालू हुआ, तो बहुत सारे लोग अपना देश छोड़कर अमेरिका या यूरोप में आकर कहीं और आकर सेटल हो गए। तो आइंस्टाइन एक साइंटिफिक दिमाग वाले थे और जर्मनी ने ऑलरेडी न्यूक्लियर इन्वेंशन कर लिया था, एटॉमिक एनर्जी का दुरुपयोग कर सकते थे, एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते थे, ये पूरी दुनिया जानती थी। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. आइंस्टाइन जानते थे कि ये एटम बॉम्ब कितना बड़ा धमाका कर सकता है। तो उसके दोस्त के कहने पर आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 में, उन्हें ये बताते हुए कि ऐसे बॉम्ब से, अगर ऐसे बॉम्ब को एक पोर्ट सिटी पर गिराया जाए तो ना केवल वो उस पोर्ट को उड़ा देगा बल्कि आसपास के इलाके को भी तबाही मचा देगा। तो ये उस ज़माने में ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता था जब केवल बंदूक की गोलियां चलती थी, बॉम्ब्स नाम के कोई चीज़ नहीं हुआ करते थे। तो आइंस्टाइन ने बताया कि इससे इतना बड़ा धमाका हो सकता है कि इससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो आइंस्टाइन की बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन्स ने सीक्रेटली एटम बॉम्ब बनाना शुरू किया और उसका उपयोग भी किया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics.
agitating for an end to the arms build-ups and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius. So, what is a missive? Missive is a letter, especially long and official. तो आइंस्टाइन ने दोबारा लेटर लिखे जब जब 1945 ने अमेरिका ने जापान के ऊपर एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया था, 2 हाइड्रोजन बॉम्ब गिराए थे, तो इससे आइंस्टाइन को बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि उन्होंने ये वार्निंग अपनी सुरक्षा के लिए दिए थे, डिफेंस के लिए दिए थे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने उसे ऑफेंस के लिए यूज़ किया। तो उन्होंने दोबारा एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, लेकिन इस बार यूनाइटेड नेशंस ने आइंस्टाइन के लेटर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आइंस्टाइन अपने आप को पॉलिटिक्स में और इन्वॉल्व करते गए और 1955 में 1955 में जब उनका देहांत हुआ था, उनकी उम्र 76 साल की थी, लेकिन तब तक का वो दुनिया में अपना काफ़ी नाम कमा चुके थे, एक वर्ल्ड सिटीज़न बन गए थे। जहाँ पर भी जाते थे और लोग उनका आदर सम्मान से उनका ये करते थे, उन्हें स्वीकार करते थे, उनको सम्मान देते थे। तो वो एक बहुत बड़े जीनियस के नाम से उन्होंने अपना नाम जो है इतिहास में छाप दिया और छोड़ दिया।